घर की बात एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है जीएम फर्नीचर के सीईओ एंड फाउंडर मृदुल जी के साथ। अगर आपने मॉड्यूलर किचन को लेकर YouTube पे कोई भी सर्च किया है तो आई एम 100% श्योर आपने इनको जरूर देखा होगा, क्योंकि YouTube पर मॉड्यूलर किचन के बारे में इनसे ज्यादा वीडियो शायद किसी की नहीं है। और पूरी पॉडकास्ट के दौरान मुझे रियलाइज भी हुआ कि मॉड्यूलर किचन के बारे में इनसे ज्यादा डीप एंड इंटेंस नॉलेज होना बहुत मुश्किल है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने मृदुल जी के साथ मॉड्यूलर किचन के बारे में बहुत सारी बात करी। कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा, फिनिश कैसी लेनी चाहिए, क्या क्या फिटिंग लगानी चाहिए, सिंक कैसी होनी चाहिए, चिमनी कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या हो, मेजरमेंट कैसे हो और न जाने क्या क्या। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप मॉड्यूलर किचन को लेकर एक इन्फॉर्म्ड क्लाइंट, एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर बन जाएंगे। और अगर आप अपने घर में कोई काम करवाते हैं मॉड्यूलर को लेकर तो आप वहां पर सही से डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधे पॉडकास्ट में। एंजॉय द पॉडकास्ट। मृदुल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अभिनव जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए। बस जी एकदम फिट। एंड आपकी सिटी कोटा देख के तो हमें और अच्छा लगा, इतनी शानदार सिटी है। जैसे हम दिल्ली में सुनते हैं कोटा के बारे में कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे लगा था काफी शोर शराबा रहने वाला है, लेकिन बहुत शांत सिटी है। और इंफ्रा वाइज तो यार हम अमेज की इतनी बढ़िया सिटी बना रखी है। रिवर फ्रंट, हाईवेज, गोल चक्कर, रेड लाइट एक भी नहीं है पूरी सिटी में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सिटी देख के ये आपकी। बहुत नया आर्किटेक्चर एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही शांति धारीवाल जी के टाइम में डेवलप हुआ था। उसमें इन्होंने क्या फोकस करा है कि रेड लाइट एक भी नहीं देनी अपने को, तो पूरा एरिया को ऐसा बहुत डिजाइन किया है। हाँ, ये बेसिकली अपन डिजाइनिंग की कॉन्वर्सेशन, तो डिजाइन ऐसा किया है कि पूरे एरिया में कहीं पे भी रेड लाइट नहीं दी इन्होंने, तो वो काफी सुकून भरा रहता है। आपको रुकना नहीं पड़ता, कहीं पे भी हॉर्न्स नहीं सुनना पड़ता, तो मजा आता है रहने में। करेक्ट। राजस्थान की ब्यूटी में एक और कोटा ने चार चांद लगा दिए। तो बिल्कुल एनीहाउ मैं अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बिल्कुल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलर किचन का। मॉड्यूलर किचन हर घर की आजकल मांग है। जो घर बनेगा मॉड्यूलर किचन ही लगाते हैं, सिंपल में तो कोई जान नहीं रहा है। इस टॉपिक के बारे में अगर YouTube पे कोई भी सर्च करता है, उसने डाला कीवर्ड मॉड्यूलर किचन, आपकी वीडियोस उसने 120% देखी होगी, क्योंकि आपको जो कोर फोकस रहा है पिछले 6-7 सालों से वो रहा है किचन के ऊपर। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि मॉड्यूलर किचन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मुझे आपकी वीडियोस में नहीं मिला होगा। हर एक टॉपिक है जो आपने कवर किया, इत्मीनान से कवर किया, एंड टू एंड कवर किया। तो उसी चीज का फायदा हम लेने वाले हैं। आपका जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है, जाना है, उसका हम फायदा लेने वाले हैं कि कैसे मैं और मेरी ऑडियंस अगर अपने घर पे किचन प्लान कर रहे हैं, मॉड्यूलर किचन खासकर, तो उसमें किन किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए। तो टॉपिक हम बिल्कुल जनरल रखेंगे मॉड्यूलर किचन, उसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। बेसिकली उसके बारे में हर एक चीज जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए उसके बारे में बात शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन से कि अगर मैं अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवाने वाला हूँ, राइट, मेरा जो घर है वो नया है, एंड जो बिल्डर है उसने बिल्कुल ब्लैंक किचन दिया है मुझे, या फिर मैं अपना घर खुद ही बनवा रहा हूँ, राइट, तो मुझे प्लान करना है कि अब किचन मुझे शुरू से बनवानी है। सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कोर मटेरियल का। कोर मटेरियल मतलब ऑडियंस के लिए वो जिससे पूरी किचन असल में बनेगी, यानी जो फिनिश नहीं, जो आपको दिखता है हरा पीला नीला, वो नहीं, जो बीच में मटेरियल लगता है, जो असल मटेरियल है, जो उसको मजबूती प्रदान करता है और कई प्रॉपर्टीज प्रदान करता है, वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो हमारा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं उस कोर मटेरियल के लिए, और उनमें से सबसे अच्छा मटेरियल क्या रहेगा। ठीक है अभिनव जी, अपन इस टॉपिक को इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने सब बताया बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर एक जो आदमी उसका एक क्वेश्चन रहता है जब किचन बनाने जा रहा है, तो मैं कोर मटेरियल क्या लूँ, मतलब मैं प्लाईवुड पे जाऊँ या HDHMR लगाऊँ या MDF लगाऊँ, पार्टिकल वुड लगाऊँ। बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में आजकल PVC बोर्ड काफ़ी चल रहा है, तो एक कन्फ्यूजन रहता है माइंड में कि क्या लगाना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते हुए ऑडियंस को मैं सीधा सीधा कंक्लूसिव वे में बता देता हूँ कि अपने को जो है अगर अपन बेस स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि जो अपने को कैबिनेट कारकेस बनाना है, जिसका बॉक्स जो बेसिकली बनता है किचन का, वो आपको बनाना है, तो आप प्लाईवुड 710 लीजिए या फिर HDHMR लीजिए। HDHMR आप चाहो तो एक्शन का लो, ग्रीन का लो, दैट इज़ योर चॉइस, बट वो आप ले सकते हो। और आप प्लाईवुड 710 ले सकते हो। इसके अलावा MDF पार्टिकल वुड को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में जो MDF पार्टिकल वुड बन रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने स्ट्रेंथ वाले नहीं है कि वो आप इंडिया के कल्चर में, इंडिया के जो हैबिटेंट है या इंडिया का जो मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप उनको यूज़ करके ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओ। और इसके अलावा एक हमारे यहाँ राजस्थान में एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कि मार्बल के अंदर स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो बेसिकली जो कारकेस आपको बना रहे हैं अपन, नीचे का जो कैबिनेट होता है उसको कारकेस बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मॉड्यूलर किचन की लैंग्वेज में। तो जो कारकेस अपन बनाने वाले हैं वो अपने को बनाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि वो जो मार्बल का स्ट्रक्चर है उसी को प्लान करके इस तरीके से स्ट्रक्चर को प्लान कर रहे हैं कि वही कारकेस का काम कर रहा है। उसी के अंदर आप डायरेक्टली ड्रॉर्स फिट कर सकते हो, कैबिनेट बना सकते हो अपना, उसी को यूज़ कर सकते हो। तो एक ये भी कारकेस का पॉपुलर मटेरियल है। अगर स्पेशली अगर आपके यहाँ टर्माइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और अगर आपके यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो मार्बल या कडप्पा स्ट्रक्चर, महाराष्ट्र में आप जाओगे तो कडप्पा बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
तो ये बेसिक मटेरियल की बात है। और शटर वाला पार्ट है तो हालांकि जैसे फिनिशेस काफ़ी आ गई, पीओ आ गया है या फिर आपका लैमिनेट आ गया, एक्रेलिक आ गया, तो सब चीज़ें जो है स्मूथ जितना सरफेस रहेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी निकल के आएंगी। तो इसलिए अपने को जो है बेस मटेरियल शटर का ले रहे हैं तो वहाँ पे अपने को SDHMR या फिर प्लाईवुड 710 ही प्रेफर करना चाहिए। प्लाईवुड 710 कैलिब्रेटेड वाला जिसके अंदर अंडुलेंस ना हो, बस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने कहा तो प्लाई प्रेफर कर लो, HDHMR प्रेफर कर लो। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई आपको एक विनर चुनना है। मान लो आप अपनी खुद की किचन बना रहे हो, राइट? हाँ, अब बताइए मैं HDHMR लूँ या 701 ग्रेड की प्लाई लूँ? आप अपने किचन में क्या लगाना चाहोगे? देखो इसका है ना थोड़ा सा टेक्निकल आंसर है बेसिकली कि अगर मेरे को देखो लैमिनेट लगाना है ना तो मैं प्लाईवुड ले लूंगा। क्यों? प्लाईवुड ले लूंगा क्योंकि देखो उसके अंदर क्या होता है, लैमिनेट में अंडुलेंस के चांस बहुत कम रहते हैं, मतलब अंडुलेंस विजिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अगर मेरे को मान लीजिए पीयू वाला शटर चाहिए अपने किचन के अंदर तो ऑब्वियसली वे में मेरे को SDHMR पे जाना पड़ेगा क्योंकि प्लाईवुड में वो चीज़ उतनी अच्छे से निकल के नहीं आती। तो बेसिकली आप फिनिशिंग क्या करने वाले हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना बेस मटेरियल चुनना चाहिए दोनों के बीच में। तो अगर आप लैमिनेट ले रहे हो, अगर थिकनेस ज़्यादा है बेसिकली बाहर वाले मटेरियल की तो अंडुलेंस को ढक देगा, तो प्लाईवुड में चांस होता है थोड़ा बहुत अंडुलेंस आने का। तो अगर आप लैमिनेट ले रहे हो उसकी 1 mm थिकनेस रहेगी कम से कम, या फिर मान लीजिए आप एक्रेलिक ले रहे हो तो 2 mm थिकनेस रहेगी, तो अंडुलेंस का उसके अंदर चक्कर नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन पेंट करने वाले हो तो वहाँ पे आपको SDHMR ही लेना चाहिए क्योंकि उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहता है, उसके बाद फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो जो आपने पहले कहा था मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आपने पीओ की बात की इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। पहले आपने बताया कि आजकल जो नीचे कारकस मार्बल के बना दिए जाते हैं, राइट? हाँ, मेरे पास बहुत सारे से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मार्बल के पार्टीशन सही है या नहीं है इन कंपैरिजन टू वुड, या प्लाई से मैं कंपेयर करूं तो क्या वो सही चीज़ है या नहीं है? ये ना 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो आप कहाँ रह रहे हो। हम्म, अगर मान लीजिए आप राजस्थान वाले एरिया में हो, मध्य प्रदेश वाले एरिया में हो जहाँ पे इंडिविजुअल बंगलों का कल्चर ज़्यादा है, जहाँ पे विलास बनते हैं, जहाँ पे फ्लैट कल्चर नहीं है, वहाँ पे देखो मार्बल स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मानता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है जनरली ग्राउंड फ्लोर की जो जगह रहती है ना वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होती है तो वहाँ टर्माइट का चांस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर आप प्लाईवुड कितना ही महंगा लगा लोगे लेकिन एट द एंड प्लाईवुड जो है वो टर्माइट का एक फूड है, तो बेसिकली उसके अंदर टर्माइट आने का चांस रहता ही है, खास करके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अगर आप मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में ले रहे हो या फिर आपका मेट्रो सिटीज़ के अंदर फ्लैट वगैरह है तो वहाँ पे आपका ऊपर की साइड में टर्माइट आने का चांस कम है और वहाँ पे मार्बल को लेके जाना भी मुश्किल है। तो उस सिचुएशन में आप जाओगे तो प्लाईवुड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है। और सेकंड रहता है आपका कारीगर की अवेलेबिलिटी। आपके अगर स्किल्ड लेबर है तो ही आपके लिए मार्बल स्ट्रक्चर बेटर है, अगर नहीं है तो आपको कभी भी भूल के भी मार्बल स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको परेशानी ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, ये तो मुझे क्लियर होगा कि करना चाहिए। एक चीज आपने और कही कि अगर मुझे पीयू फिनिश लेना है, या लेट्स से पीयू स्लैश ड्यू को दोनों कर देता हूँ, पीयू या ड्यू को फिनिश लेना है तो मुझे HDHMR में जाना चाहिए क्योंकि फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। प्लाई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक तो उसमें फिनिशिंग प्लस अंडुलेशन जो होंगे वो लैमिनेट ढक सकता है आराम से, राइट? अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या पीयू डी को सही है या नहीं है? देखो अगेन वही है इसके अंदर बात कि पीयू ड्यूको जो है अभी जो आ रहा है मटेरियल उसके अंदर पीयू फिनिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप फैक्ट्री फिनिश करा रहे हो तो पीयू सही है। अगर आप अपना ड्यूको घर में ट्राई करोगे, पीयू को ट्राई करोगे अपने कारपेंटर से, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो फिनिशिंग अपन अचीव नहीं कर पाते। तो बेसिकली उस केस में तो फिर आपको लैमिनेट ही लगवाना चाहिए। अगर आप कारपेंटर से करवा रहे हो तो आप लैमिनेट लगाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर पीयू या डी को कहीं से स्क्रैच आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या उनको रिपेयर करना आसान है? पीयू डिको के अंदर आपने जैसा बताया ना राइटली साइड एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है कि पीयू जो होता है, कोई भी पेंट है बेसिकली पेंट का नेचर होता है टाइम के साथ फेड होता है। तो एक टाइम के साथ जब फेड हो जाएगा तो उसके बाद में जरूरी नहीं है आपको सेम मैचिंग का पेंट मिल जाए, या फिर सेम मैचिंग आप पेंट लोगे भी सही तो नया पुराने का डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो बेसिकली अगर आप 10-1 साल के लिए किचन प्लान कर रहे हो ना तो आप पीयू के ऊपर जाओ। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो 25-30 साल के लिए तो फिर मेरे हिसाब से पीयू के ऊपर नहीं जाना चाहिए अपने को। ठीक है, तो चलो हम पीयू इनकी बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड ही पूछ लेता हूँ आपसे कि सबसे ओके, फिनिशेस किस किस तरह के हो सकते हैं किचन में, प्लस किस सिचुएशन मुझे कौन सा फिनिश यूज करना चाहिए, या फिर आप अपने लिए कौन सा फिनिश यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं? ऑडियंस के लिए फिनिश से मेरा मटेरियल है, कोर मटेरियल हो गया जिससे पूरी किचन बनी आपकी, फिनिश हो गया उसके ऊपर जो आपने लगवाया उसके ऊपर आप पेंट करवा सकते हो, ड्यू को, पीयू, और भी दो चीज और भी चीजें हो सकती हैं जो सर आपको बता देंगे। तो इससे मेरा मतलब है फिनिश ऊपर का। जी सर बताइए। तो देखिए सर, अपना जो बेस मटेरियल सिलेक्शन के बाद में फिनिशिंग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो फिनिशिंग के अंदर अपन पेंट बेस्ड पे जा सकते हैं या फिर शीट बेस्ड पे जा सकते हैं। तो पेंट बेस्ड पे बात करें तो पी हो गया, ड्यूको हो गया, इस तरह के ऑप्शंस हैं। या फिर अगर अपन शीट बेस पे बात करें तो लैमिनेट शीट्स आती हैं, एक्रेलिक शीट्स आती है। एक्रेलिक के अंदर अलग अलग थिकनेस आती है, 1 mm 2 mm। फिर उसके बाद ग्लास आता है।
तो इस तरह के कुछ फिनिशेस मटेरियल अपने को शटर्स के अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर देखो बजट एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप बजट में अपने काम को कराना चाह रहे हो, एक इकोनॉमिक बजट का किचन बनाना चाह रहे हो, तो लैमिनेट से बढ़िया प्रोडक्ट मेरे हिसाब से मार्केट में अभी तक तो नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल के ऊपर जा सकते हो और आप थोड़ा सा लग्जरी फील चाह रहे हो, तो आपके लिए जो है एक्रेलिक जो है वो आज के टाइम पे बहुत बेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा जब आपको जाना है ट्रेडिशनल लुक के ऊपर, जैसे कि आप इंडियन किचन बना रहे हो, एक तरह की इंडियन दिखने वाली किचन बना रहे हो, तो आप पेंट वाले पे जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मोल्डेड शटर्स के ऊपर पेंट करना आसान होता है, उसका लुक काफ़ी प्रीमियम आता है और आज के टाइम पे 2024 में ट्रेंड में भी है। आपने काफ़ी सारे ऐसे किचन देखे होंगे जो पीयू मोल्डेड शटर्स में बनते हैं, उसके अंदर बैक स्प्लैश में जो टाइल्स वगैरह लगाई जाती है वो कुछ इस तरह की लगाई जाती है, जो मोरक्कन टाइल्स होती हैं या फिर जो अपने हेक्सागोनल पैटर्न वाली टाइल्स आती हैं, वो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है और इंडियन बेसिकली ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो जैसा आपने इसमें कहा कि आपके हिसाब से जो बेस्ट चीज़ है वो है लैमिनेट, विच आई ऑल्सो एग्री। इसमें सही थिकनेस क्या है? क्योंकि मार्केट में 0.6, 0.8, 1 उससे ऊपर भी आती है। मुझे अपने किचन में कौन सी थिकनेस वाली लैमिनेट यूज़ करनी चाहिए? देखिए अभिनव जी, इसके अंदर मेरा मानना ये है कि 0.6, 0.8 तो अपने को नहीं करना चाहिए। मतलब अपने को 1 mm थिकनेस जो है मेरे हिसाब से राइट है, सबसे बेस्ट है। अगर आप बड़े ब्रांड्स में देखोगे तो वो 0.8 और 1 mm ही बनाते हैं, और अपने को अगर अपन किचन के लिए काम में ले रहे हैं तो 1 mm थिकनेस मेरे हिसाब से प्रेफर करनी चाहिए। उसमें आपका रहता है कि उसके अंदर क्रैक आना या बबल्स आना, उस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी कम रहती है। उसको लगाना भी ईजी रहता है, इंस्टॉलेशन वाइज भी ईजी रहता है, और उसका जो ग्रेस है वो भी अच्छा आता है। तो 1 mm थिकनेस प्रेफर करनी चाहिए, 0.8 नहीं करनी चाहिए। और सेम क्वेश्चन अगर मैं एक्रेलिक के बारे में पूछूं तो? एक्रेलिक में मेरा अनुभव ये रहा है कि जितनी थिकनेस ज़्यादा रहेगी उतना उसके अंदर ग्लॉसीनेस ज़्यादा आता है। तो बेसिकली अगर आप कोई नॉर्मल ब्रांड्स की बात करेंगे तो 1.5 2 mm तक की थिकनेस आप लेंगे एक्रेलिक की तो अच्छी है। 1 mm से कम तो अपने को कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। तो 1 mm से 2 mm तक की थिकनेस पे एक्रेलिक अच्छी आती है। ठीक है, तो मैंने कई बार ऐसा क्या देखा है कि लोग अपनी किचन बना लेते हैं, ऊपर तो उन्होंने लेमिनेट फिनिश कर दिया, अंदर की तरफ वो पेंट मार देते हैं। हाँ, तो अंदर की तरफ आपके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? ये बहुत खतरनाक पहलू है, और ये जो करता है वो बाद में बहुत पछताता है। उसके बहुत एक टेक्निकल रीज़न है कि अगर आप मान लीजिए जब फेविकोल से अपन को पेस्ट करना रहता है किसी भी सरफेस मटेरियल को, तो फेविकोल अपन ने लगाया एक साइड में और एक साइड में पेंट कर दिया, तो वो जो खिंचाव होगा फेविकोल का उसके कारण आपका शटर बैंड हो जाएगा, और बाद में जाके आपके ना हिंजेस काम करेंगे ना चैनल्स काम करेगी, वो लग नहीं पाएंगे पल्ले सीधे से। तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी कि पल्ला अड़ रहा है या फिर वो पल्ला खुल गया या निकल गया, क्योंकि उसके अंदर बैंड आएगा। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सिमिलर थिकनेस का अंदर और बाहर मटेरियल लगाना है। मतलब शटर को दोनों तरफ से सेम थिकनेस के मटेरियल से पैक करना है। तो ये बात अपने तो ध्यान रखनी है। क्या सेम थिकनेस करना जरूरी है या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं? लाइक कई लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए अंदर 0.8 लगवा दिया, बाहर की तरफ 1 लगवा दिया, तो क्या ये सही चीज है? देखो, कुछ नहीं से कुछ बढ़िया वाली बात होती है। वैसे सबसे बेटर ये रहता है कि आप सेम थिकनेस लगाओ। सेम थिकनेस लगाओगे तो बैंड की टेंडेंसी बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। अगर आप थिकनेस अंडुलेंस करते हो तो खिंचाव कम ज्यादा होगा, तो अगेन कहीं ना कहीं बैंड होने की टेंडेंसी आ सकती है। वैसे अगर चलो सब कर लिया, उसका बेंड हो गया, बेंड ठीक करने का ऑप्शन होता है क्या अपने पास, या बैंड ठीक चेंज ही करने होगा? का देखो एक बहुत जो ट्रेडिशनल जुगाड़ जो कारपेंटर यूज करते हैं वो यही है कि आप उसको रिवर्स, जैसा शटर बैंड हो गया उसको खोल लो पहले, उसके बाद में अपने को मॉइस्चर का ध्यान रखना है, बारिश का मौसम नहीं हो, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। बाकी उसको खोलने के बाद में जिस तरफ से वो बैंड हुआ है उसकी उल्टी दिशा में रख के उसके ऊपर वेट पुट कर दो, तो 24 से 48 घंटे के अंदर वो बैंड आपका रिलीव हो जाएगा। और अगर ज़्यादा बड़े शटर्स आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि पेंट्री यूनिट के शटर्स हैं या बड़े शटर्स हैं, तो वहाँ पे आप पहले ही जो है वो जो एक मटेरियल आता है स्ट्रेटनर, डोर स्ट्रेटनर, उसको यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि आपका बैंड होने का चांस वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे इस चीज की कि क्या क्या फिनिशेस आ सकते हैं, तो आपने कहा एक्रिलिक आ सकता है, लिक्विड ग्लास आ सकता है, लेमिनेट आ सकता है, ये सब। अब अगर मुझे अपनी ग्लॉसी फिनिश चाहिए, राइट, वो चीज मैं एक्रिलिक में भी अचीव कर सकता हूँ, सेम चीज मैं लिक्विड ग्लास में भी अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल। इन दोनों में से आपके हिसाब से मुझे क्या यूज करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से ना एक्रेलिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्रेलिक के अंदर अब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर आप एडवांस का देखोगे या काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स हैं जैसे रिहाउ है, उनके जो एक्रेलिक आ रहे हैं ना वो बहुत ग्लास लाइक फीचर वाले आ रहे हैं, और उसके अंदर आप एज बेंडिंग के ऊपर प्ले कर सकते हो। जो एज बेंडिंग आती है ट्रांसपेरेंट वाली, अगर आप ट्रांसपेरेंट एज बेंडिंग साथ में लगा देते हो, उसके ऊपर एक्रेलिक नॉर्मल ले लेते हो, तो वो ग्लास जैसा ही लुक देने वाला है। ग्लास के अंदर क्या होता है कि टेम्परिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब टूटने का प्रॉब्लम आ सकता है कई बार। जैसे आप किचन में अपन इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, अपन कहीं फॉरेन कंट्री में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अपने यहाँ मेड भी रहती है, हर तरह का यूज़र रहता है किचन के अंदर,
तो उस तरह के यूजर प्रोफाइल के अंदर कई बार ग्लास की क्रैक होने की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेक होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप अपने किचन को ऐसा नहीं बना रहे कि बहुत टेम्परेरी, बहुत कभी कभी काम आता है, तो मैं ग्लास को प्रेफर नहीं करता। मतलब एक्रेलिक आप लीजिए, एक्रेलिक के अंदर आप एज बेंडिंग के ऊपर प्ले कर लीजिए ताकि आपको ग्लास जैसा फील आ जाएगा। ओके ठीक है। इसके अलावा मैंने मार्केट में देखा है, खैर अब तो नहीं, उसको हो गए काफी साल आते हुए, प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स आते हैं राइट। हाँ, तो मुझे प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स में जाना चाहिए या फिर मैं लैमिनेट अलग से लाऊं, बोर्ड अलग से लाऊं और फिर कारपेंटर को चिपकाने दूं? आपके हिसाब से क्या ज्यादा सही है इन दोनों में से? देखो ये जो अपना अपन ने पहले जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। प्री लैमिनेटेड बोर्ड जो आता है बेसिकली उसके अंदर दो कैटेगरी आती है, तो ओएसएल आता है या बीएसएल आता है। बेसिकली ओएसएल का मतलब हो गया वन साइड लैमिनेटेड, बीएसएल का मतलब हो गया बोथ साइड लैमिनेटेड। अब अगर आप कारकेस बना रहे हो, अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो, तो उसके अंदर अपन ले सकते हैं काम में अपना बीएसएल वाला, जिसके अंदर बोथ साइड वाइट आएगा, तो आप उसको अंदर कारकेस में काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर आप बाहर अपना शटर्स बना रहे हैं, शटर के अंदर अगर आप ओएसएल वाला लेके आएंगे तो एक साइड लैमिनेटेड रहेगा, एक साइड से प्लेन रहेगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बाहर अपना जो आपको फ्रंट फिनिश में दिखाना है वो वाला लैमिनेट या एक्रेलिक लगाएंगे, तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि अंदर जो वो ओएसएल वाली लैमिनेट लगी आती है वो पेपर लगा आता है। बेसिकली वो पूरा लैमिनेट लगा हुआ नहीं आता, वो बहुत थिक थिन जैसे 0.2 mm का पेपर रहता है। तो अगेन आपका अनड्यूरेंस क्रिएट होगा और जो आपका शटर है उसके अंदर बैंड होने का चांस रहेगा। तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता, आप शटर के लिए यूज़ ना करें। कार केस के लिए भले ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एमडीएफ यूज़ नहीं करें, एचडीएचएमआर कम से कम यूज़ करें। ठीक है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में या जब भी किचन बनाने वाली बात आती है, एक सबसे बड़ी फाइट आती है, मॉड्यूलर फैक्ट्री से बनवाऊं या अपने कारपेंटर से बनवाऊं। तो इसका आज हो ही जाए कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा सही क्या है? देखो किसी भी चीज़ का ना क्लियर कट आंसर देना, क्योंकि कितने सारी सिचुएशन रहती है लोगों की, तो बहुत मुश्किल है। अपन सिर्फ फैक्टर्स बता सकते हैं कि क्या ऐसा फैक्टर है जो आप देख सकते हो डिसीजन लेते टाइम पे। तो 3-4 फैक्टर्स अपन जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एक जो मेन फैक्टर है वो होता है बजट का। देखिए अगर आप फैक्ट्री फिनिश शटर लेके जाओगे तो फैक्ट्री फिनिश पे आदमी जाता क्यों है, उसको फिनिशिंग पसंद है, ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग पसंद है। और जितनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आपको पसंद है तो उतने ही महंगे महंगे शटर्स के ऑप्शन आपको फैक्ट्री में मिल जाएंगे, कारपेंटर में लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपको लग्जरी फिनिशिंग चाहिए, जैसे कि लैकेट ग्लास यूज़ करना है, एक्रिलिक यूज़ करना है, तो आपको फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कारपेंटर पे जा रहे हो, मतलब अगर आपको नॉर्मल फिनिश में काम हो रहा है, जैसे कि लैमिनेट में काम हो रहा है अगर आपका, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फैक्ट्री पे जाओ, क्योंकि उसके अंदर अननेसरी आपका बजट भी बढ़ेगा और उतना आपको कोई मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि लैमिनेट लैमिनेट ही रहने वाला है। तो उसको आप कारपेंटर से भी करवा सकते हो। इसके बाद दूसरा रहता है कि आपके यहाँ पे जो सिविल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बना हुआ है। बेसिकली अगर आपका सिविल स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, उसके अंदर मार्बल लगा हुआ है या सीमेंट का स्लैब बना हुआ है, कुछ चीज़ें लगी हुई है, तो फिर आपको क्या है कि उसके अंदर कारपेंटर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में जो काम होके आता है वो बिल्कुल MM to MM फिक्स आता है। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो कस्टमाइजेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो कारपेंटर बेस्ट है। अगर कस्टमाइजेशन आप लिमिटेड चाहिए, आपका पूरा प्लेन रूम है उसके अंदर आपको मॉड्यूलर फर्नीचर बनाना है, तो फैक्ट्री फिनिश बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बस ये जो है कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख के अपना डिसीजन ले सकते हो कि कारपेंटर पे जाना है या फिर अपने को फैक्ट्री फिनिश पे जाना है। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि सिविल स्ट्रक्चर किस तरह का, राइट। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आजकल कि जैसे पहले क्या होता था कि मैंने बिल्डर से फ्लैट लिया, खुद बनवाया, तो मैं स्लैब डाल देता था, बिल्कुल। राइट, कंक्रीट की। आजकल वो ट्रेंड चला गया है, लाइक दिल्ली में तो ज्यादा मैं देखता नहीं। तो किचन में क्या ज्यादा सही है, क्या मुझे कंक्रीट स्लैब डालनी चाहिए या फिर मैं कारकस के ऊपर ही अपना काउंटर टॉप रख दूं, वो ज्यादा सही है आपके हिसाब से? देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है हमेशा कि अपन किचन बना रहे हैं तो मजबूत बनानी चाहिए, अपने को ड्यूरेबल किचन बनानी चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी मेरे हिसाब से कोई भी इस चीज़ से एग्री नहीं करेगा कि अगर प्लाईवुड के कारकेस के ऊपर आप काउंटर टॉप का वजन रखोगे तो वो ज़रा ड्यूरेबल नहीं है। तो हमेशा अपने को जो है प्रेफर करना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत रहे। पहले आप स्ट्रक्चर चाहे आप मार्बल के ऊपर सपोर्टिव करके बनवा लें या फिर आप ब्रिक वर्क पे बनवा लें या फिर RCC का जो स्लैब कास्टिंग होती है वो करवा लें। उसके बाद ही अपने को जो है आगे का फर्नीचर करवाना चाहिए। इन मेजर केस जहाँ पे अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, ऐसा जॉब है कि आपको आज यहाँ पे जॉब करनी है, कल वहाँ पे जॉब करनी है, और आपका फर्नीचर एक आप कर सकते हो कि मॉड्यूलर में बना लिया अपन ने, जो फिक्स आपका कैबिनेट बने हुए उसके ऊपर काउंटर टॉप रख लिया, उसको आप कहीं पे भी ले जाके शिफ्ट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया। वैसा अगर आपको करना है तो ही आपको प्लाईवुड पे डायरेक्टली काउंटर टॉप लगाना चाहिए। अदरवाइज मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है कि आप जो है सीमेंट स्लैब, RCC स्लैब या मार्बल स्ट्रक्चर को बनाकर ही अपने किचन को बनवाएं बाद में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला कि मजबूत बनानी चाहिए क्योंकि काउंटर टॉप का वजन आप उसके ऊपर रखोगे तो नीचे मजबूती होनी चाहिए, राइट। काउंटर टॉप की बात करें तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है काउंटर टॉप में, और उसमें से सबसे अच्छा क्या है, या फिर अगर कुछ अच्छा बुरा नहीं भी है तो किस सिचुएशन में क्या लगाना चाहिए मुझे?
हाँ, काउंटर टॉप भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अपना जितना भी मसाला कुटेगा या फिर जो भी आपका कढ़ाई गर्म भी रखने में आएगी, अपना इंडियन सोसाइटी है, तो बेसिकली जब भी मेरा एक कॉमन सजेशन रहता है कि आप जब भी डिसाइड करने जाओ मटेरियल, ये सोच के जाओ कि आप इंडिया में हो, आप अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से चीज़ों को चुनो, तो आपको बहुत आसानी होगी चुनने में। तो बेसिकली क्या है, जैसे अपन यूज़ करते आ रहे हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने पहले भी आपके किचन में होगा, अभी भी आप यूज़ करेंगे, तो नेचुरल ग्रेनाइट जो आता है, खास करके जो साउथ ग्रेनाइट आता है, उसके अंदर पोरोसिटी बिल्कुल नहीं होती, तो वो जितने भी हल्दी के दाग हैं उनको सोख नहीं करेगा। या फिर जो गर्म बर्तन अगर आप रखोगे तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप सबसे ड्यूरेबल मटेरियल देख रहे हो 20 25 30 साल के लिए, तो ग्रेनाइट मेरे हिसाब से अभी भी एक ऑप्शन है जो बेस्ट मैं मानता हूँ। उसके अलावा अगर आप कलर ऑप्शन पे जाना चाह रहे हो, कलर्ड ऑप्शन आपको चाहिए कि ब्लैक नहीं चाहिए अपने को, नेचुरल वाले से अपन बोर हो गए, तो फिर आप क्वार्ट्ज पे जा सकते हो। क्वार्ट्ज मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। अब आजकल एक आर्टिफिशियल टाइल या जिसको बोलते हैं अपन, वो एक ऑप्शन चल रहा है स्लैब के नाम से, जो काफ़ी सारे ब्रांड्स में आ रहा है, जैसे कि आप देखोगे ये थोड़ा अब तो कजारिया ने निकाल दिया कजारिया अपना ने, विट्रोनाइट के नाम से। हाँ कजारिया, वर्मोरा का भी आ रहा है, कजारिया का भी आ रहा है, उसका सिम्पोलो का। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे जैसे सिम्पोलो है, कजारिया है, काफ़ी सारे ब्रांड ने अपने फुल बॉडी स्लैब्स निकाल दिए हैं। तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन आया है कि मेरे पास भी कि ये लगाना है नहीं लगाना है। तो देखो इसके अंदर मेरा अभी ओपिनियन जो है ना वो 50-50 है, क्योंकि मैंने कई जगह पे प्रॉब्लम भी आती देखी है और कई जगह पे चलता भी देखा है। तो अभी क्योंकि स्लैब के मटेरियल को आए हुए 2-3 साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में, तो अपने पास में उतना फीडबैक नहीं है लोगों का कि उसको अपने को यूज़ करना है नहीं यूज़ करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आप सेफ प्ले करना चाह रहे हो तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसमें भी साउथ वाला ग्रेनाइट। और जैसे होते हैं G5 G7 नैनो, ये सब करने चाहिए मुझे। ये देखो कुछ टाइम पहले तक, 3 साल पहले तक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आया था, लेकिन अभी ये ना इसका क्रेज कम हो गया। रीजन क्या है, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होगी। G5 G7 को पहचानना बहुत मुश्किल है, और ये पूरा का पूरा कंपोजिट मटेरियल है, विदाउट ब्रांडेड है, तो इसके अंदर आप क्वालिटी का पता लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि जो है G7 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किचन में यूज करने के लिए, लेकिन G7 असली है, इसका पता लगाना मुश्किल काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो काउंटर टॉप वाला है वो खत्म हो जाता है, राइट। काउंटर टॉप से रिलेटेड ही होता है हमारा कुक टॉप। कुक टॉप में भी बड़े कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं कि कोई मानता है कि इस तरह का लगाना चाहिए, कोई मानता है उस तरह का लगाना चाहिए। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि हमें किस तरह का कुक टॉप लेना चाहिए? तो कुकटॉप के अंदर जो है ना, अपना कुकिंग क्या करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर कुकटॉप को अपन देखो तो दो तरह के बेसिकली कुकटॉप मार्केट के अंदर, एक ग्लास वाला है, एक आपका नॉर्मल स्टील वाला है। अगर अपन बेसिक जो अगर अपन डिफरेंशिएट करें, उसके अंदर 2 बर्नर 3 बर्नर 4 बर्नर इस तरह की रेंज आती है, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन ग्लास और स्टील वाला है। तो बेसिकली ग्लास का कुकटॉप लेना है या स्टील का कुकटॉप लेना है, ये आप दो चीज़ों पर डिपेंड करता है डिसाइड करने के लिए। एक तो आपको अगर लुक अच्छा चाहिए तो ऑब्वियसली ग्लास वाले में लुक काफ़ी बढ़िया आएगा, तो अगर आप वो लुक के ऊपर आप जा रहे हैं तो ग्लास कुकटॉप मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ग्लास कुकटॉप अगर आप यूज़ करो, या फिर आप एक सेफ्टी कह सकते हो वो रखनी चाहिए, कि जैसे आप राजस्थान की बात करो, आप राजस्थान में वहाँ पे दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है, आपने भी नाम सुना होगा दाल बाटी चूरमा। अब जो बाटी बनती है ना, उसका जो ओवन आता है यहाँ पे, वो बेसिकली ऐसा आता है, उसको आपको डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा आपके स्टव के ग्लास के ऊपर या फिर स्टव के फ्रेम के ऊपर। मतलब वो उसका जो बेस आता है वो इतना चौड़ा आता है कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं आएगा जो आपका कुकटॉप का स्टैंड है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो ग्लास जो है वो डायरेक्टली अगर आपने हीटेड वाला चीज उसके ऊपर रख दी तो वो ग्लास ब्रेक होगा 100%। वो ग्लास ब्रेक होते ही आपका पूरा कुकटॉप खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में इस चीज का अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बर्तन तो हम यूज नहीं करने वाले कि उसके कारण से आपका ग्लास डायरेक्टली हीट के कॉन्टैक्ट में आए और वो ब्रेक हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ग्लास कुकटॉप को अवॉइड कीजिए। अगर आपके यहाँ फ्रीक्वेंटली इस तरह के बर्तन काम आते हैं तो उनको अवॉइड कीजिए, या फिर मार्केट में कई सारे इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप जिसको यूज करके उसका स्टैंड अवेलेबल है, बेसिकली बाटी स्टैंड भी बोलते हैं उसको, कुकटॉप स्टैंड बोलते हैं इसको, यूज करके आप उसको उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो फ्रेम की। तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर आप रखोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टील और ग्लास कुकटॉप में अगर आप बेस्ट की बात करो, फील अच्छा आएगा, लुक अच्छा आएगा, ग्लास वाला मेरे के हिसाब से लेना चाहिए। बस सेफ्टी अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तो बेसिकली इसके अलावा एक ऑप्शन बिल्ट इन हॉब का रहता है। बिल्ट इन हॉब बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर स्लैब को कट करके हॉब को अंदर कंसील किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप अपनी किचन बना रहे हो और अच्छी जगह पे बना रहे हो जहाँ पे कारीगर अच्छे अवेलेबल है वहीं पे, या फिर मॉड्यूलर अगर आप बना रहे हो तो आप बिल्ट इन हॉब के ऑप्शन पे जाइए। अगर आप नॉर्मल किचन अपना सिविल स्ट्रक्चर बना के बनाने वाले हो तो बिल्ट इन हॉब में काफ़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कटिंग पहले करानी है। अगर आप सीमेंट का स्लैब भी बनवाओगे या मार्बल का स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो आपको फिक्स साइज ऑफ हॉब पहले से बाय करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको फिक्स कर पाओगे। और अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो क्या होता है कि जो हॉब रहते हैं जनरली बाहर के आते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया के आते हैं, तो उनके अंदर जो बर्नर रहता है वो इतना फास्ट नहीं रहता, उसकी फ्लेम इतनी नहीं रहती कि वो इंडियन कुकिंग के लिए सही रहे। तो इसलिए मैं कई बार प्रेफर नहीं करता कि सजेस्ट नहीं करता। अगर आप इंडियन कुकिंग हैबिट के हिसाब से देखें तो हॉब मेरे हिसाब से उतना प्रेफरेबल नहीं है जितना कुकटॉप है।
कुकटॉप विद इंडियन बर्नर जो है वो सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ। राइट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो किचन में आती है वो आती है चिमनी। तो चिमनी में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई डक्ट वाली लें या डक्टलेस लें। दोनों की इमेजेस मैं अपने स्क्रीन पे लगा दूंगा, लेकिन आपके विचार में कौन से किस सिचुएशन में लेनी चाहिए? बिल्कुल, देखो डक्ट बेसिकली हो गया जिसके अंदर पाइप का आउटलेट जाना पॉसिबल है। डक्टलेस हो गया इसके अंदर पाइप नहीं रहता। आपकी जो रीसर्कुलेटिंग चिमनी इसको अपन बोलते हैं, मतलब वो जो ऑयल रहेगा, चिकनाई रहेगा, उसको वहीं के वहीं कार्बन फिल्टर से फिल्टर करके क्लीन करके आपके किचन में ही रिसर्कुलेट कर देगी। उसको बेसिकली डक्टलेस या रिसर्कुलेटिंग चिमनी बोला जाता है। अब जो इसका आंसर है वो इसके क्वेश्चन में ही है बेसिकली, है ना। तो आपको क्या है कि 100% ट्राई करना है कि आपके यहाँ डक्ट वाली चिमनी ही लगे। डक्ट वाली चिमनी में क्या होगा कि आपका जो जितना भी धुआं वगैरह है वो सारा घर के बाहर जाने वाला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी भी तरह की स्मोक आपके किचन में नहीं रहेगी। लेकिन आपके यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके यहाँ डक्ट निकालने का जगह ही नहीं है। मतलब आप इस तरह के फ्लैट में हैं कि आपका कॉर्नर्ड किचन है जहाँ पे आउटर वॉल अपने को नहीं मिल रही, या फिर अगर आउटर वॉल मिल रही है तो बहुत ज्यादा दूर मिल रही है, कम से कम 25-30 फीट मिल रही है। तो कई लोगों का ये भी सवाल आता है कि इतनी दूर पाइप को लेके जा सकते हैं डक्ट बनाने के लिए, डक्टिंग चिमनी लगाने के लिए। तो उसके अंदर मेरा सिंपल सोल्यूशन रहता है, वहाँ पे आप डक्टलेस चिमनी लगा लो। क्योंकि अगर आप उतना लंबा पाइप का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, सक्शन कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, वहाँ पे उसको लगाने का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए, अगर 15 फीट तक के पाइप में अगर आपको आउटलेट मिल रहा है तो आप डक्ट वाली चिमनी को प्रेफर करें। अगर नहीं मिल रहा है तो आप डक्टलेस चिमनी लगा लें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो जैसे आपने बोला कि 15 फीट में अगर मुझे मिल रहा है तो मैं लगा सकता हूँ, राइट। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर ज्यादा मोड़ आ रहे हैं उसमें, हाँ, तो भी उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा इधर उधर जाकर फिर हम हाँ बाहर निकल रहे हैं तो तो कोई obviously मतलब नहीं बनता, भले ही 10 फुट का हो तो भी कोई मतलब नहीं तो भी होता, कोई फिर मतलब तो डक्टलेस ही लगाना। डकले से ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल आता है मेरे कमेंट सेक्शन में, बहुत देखता हूँ मैं ये, कि कई लोग क्या कहते हैं कि सर हमने चिमनी लगा ली है, एग्जॉस्ट लगाएं या ना लगाएं। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए दोनों में से मैं क्या ज्यादा जरूरी है, या दोनों चाहिए, या फिर कोई एक भी लगा लें तो चलेगा? मेरे हिसाब से तो दोनों ही होने चाहिए किचन में, क्योंकि एग्जॉस्ट जो रहता है उसके काम बेसिकली दो रहते हैं। एक तो क्या होता है कि वो आपके घर, आपके जो किचन की गर्मी है ना उसको भी कम करता है, वो चिमनी नहीं करती। तो आपके घर के अंदर जो रीसर्कुलेशन बेसिकली एयर का बना रहा है, एयर वेंटिलेशन बना रहा है, उसके लिए अपने को एग्जॉस्ट फैन लगाना ही लगाना चाहिए। और चिमनी का काम बेसिकली क्या है, फ्यूम्स को बाहर निकालना है। तो जो आप कुकिंग करते टाइम जो भी फ्यूम्स आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है, उसको फिल्टर करके, और जो भी चिकनाई है आपकी वो आपकी दीवारों पे ना जमे, ये उसका काम है। तो दोनों के अपने अपने काम है, तो आपको दोनों ही लगाने चाहिए। आपको एग्जॉस्ट फैन भी लेना चाहिए और चिमनी भी लेनी चाहिए। और एक और खास बात ये कि आपका कभी कभी चिमनी ब्रेक डाउन हो गया तो उस केस में एग्जॉस्ट फैन काम करता ही है, तो आप उसके लिए आपको बेनिफिट रहेगा, इसलिए आप दोनों ही चीजें लगाइए किचन के अंदर। तो किचन में हमने कुकटॉप कवर कर लिया, हमने चिमनी की बात कर ली, मटेरियल वगैरह की बात कर ली। इसके अलावा जो हर एक किचन में होगा वो है सिंक। बिल्कुल। सिंक भी कई तरह की आती है, मेरे पास इसके रिलेटेड सवाल भी बहुत सारे आने लग गए हैं। तो आपके हिसाब से कौन कौन सिंक होती है और हमें किचन में कौन सी यूज करनी चाहिए? देखिए किचन सिंक की अगर अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने मॉड्यूलर किचन का। और ये ऐसा पार्ट है कि जिसको आपको बहुत डेडिकेटेडली बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए। उसका रीज़न बहुत सिंपल ये है कि अगर आप किचन सिंक की बात करो तो उसको अगर आपने एक बार लगा लिया, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको निकाल करके वापस लगाने का जो एक्सपेंस है ना वो इतना ज़्यादा है कि आप उसको बियर नहीं कर सकते, और उसके अंदर लगाना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको पूरी स्लैब निकाल करके दोबारा उसको फिटिंग करनी पड़ेगी। तो केयरफुली किचन सिंक को चुनना बहुत ज़रूरी है। और किचन सिंक को चुनते टाइम पे हमें बिल्कुल भी फैशन के ऊपर नहीं आना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि किचन सिंक के अंदर से मोटे मोटे टाइप देखें तो स्टील में आएगा, क्वार्ट्ज में आएगा। स्टील सिंक की अगर बात करें तो उसके अंदर हेडमेंट आएगा या फिर डाइप्रेस्ड आएगा। तो बेसिकली अगर आप स्टील सिंक बाय करने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको 3-4 मोटे मोटी पॉइंट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको थिकनेस जो देखनी है वो 1 mm कम से कम रखनी है, स्टील का ग्रेड 304 का रखना है। उसके अलावा आपको जो है अगर आप डाई प्रेस भी ले रहे हैं या मशीन मेड भी ले रहे हैं या फिर हैंडमेड ले रहे हैं, उसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि उसके अंदर स्लोप हो। विदाउट स्लोप वाला अगर आप किचन सिंक बाय करोगे, अगर आपके कारीगर ने गलती से भी उसके अंदर स्लोप नहीं दिया या फिर उसके अंदर कुछ भी वाटर लेवल की गलती हो गई तो उसके अंदर पानी जमा होना ही होना है एक कॉर्नर के अंदर। इसी प्रॉब्लम मेरे पास हजारों बार आई है। काफ़ी सारे कस्टमरों की कॉल रहती है कि हमारे यहाँ पे हमने हैंडमेड सिंक लगाया, काफ़ी महंगा वाला लगाया, जैसे कैफ का लगा लिया, निराली का लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी पानी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? तो उसका सीधा सीधा रहना है, अगर आपको स्लोप वाला सिंक लोगे तो प्रॉब्लम आपको आनी ही नहीं है। तो हमेशा स्लोप वाला सिंक लेना है, कम से कम 1 mm थिकनेस का लेना है, 304 ग्रेड का स्टील यूज करना है। अगर आप काउंटर टॉप मैचिंग का ग्रेनाइट सिंक लेना चाह रहे हो तो फिर आप क्वार्ट सिंक के ऊपर जा सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी जो सिंक आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो कोई ज़्यादा सेंस के नहीं है।
और स्टील और क्वार्ट्ज में क्या चुनना ज्यादा सही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल फेवरेट स्टील सिंक ही है। हम्म। उसके अंदर मेंटेनेंस कम है। इंडियन के अंदर आप गर्म बर्तन भी एकदम से सिंक में डाल देते हो, हम्म। क्लॉगिंग के चांसेस कम रहते हैं, उसकी फिनिशिंग खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। स्टील सिंक आप लगाइए मेरे हिसाब से। क्वार्ट सिंक अगर आप बहुत ऐसा किचन बना रहे हो जो आपका बेसिकली थोड़ा सा जैसे होता है ना, फेस्टिवल टाइप का किचन है, आप बहुत कम यूज़ करने वाले हो उसको, आपकी मेड आपके यहाँ पे मतलब बहुत कम कुकिंग होती है, तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज स्टील सिंक सबसे बेस्ट है। ओके, गॉट इट। इसके अलावा किचन में हमारे बास्केट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक तो ऑफ कोर्स देखने में भी अच्छी लगती है, प्लस हम अपने किचन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बास्केट को उसमें बहुत बड़ा रोल है, राइट? ऐसे में बास्केट कितने प्रकार की आ सकती है और मुझे अपने किचन में कौन सी बास्केट लगानी चाहिए? ठीक है, तो बास्केट्स के बारे में बात करते हैं। बास्केट बेसिकली ड्रॉअर मैकेनिज्म जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो किचन को फंक्शनल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम्म। तो उसके अंदर बेसिकली मार्केट में दो तीन तरह का चीज़ें आ रही है। एक तो वायर बास्केट आ रहा है, एक उसके अंदर टेंडम ड्रॉर्स आ रहा है। बेसिकली तो दो ही टाइप के आ रहे हैं। पहले वायर बास्केट विद बेस मटेरियल भी आता था, अब आजकल उसका रोल कम हो गया क्योंकि वो टेंडम की कॉस्ट इक्वलेंट हो गई उसके। तो बेसिकली अगर अपन वायर बास्केट की बात करें तो वो एसएस जाली वाला बास्केट है, जिसके अंदर मल्टीपल तरह के फिटमेंट ऑलरेडी फिटेड आते हैं। जैसे कि आपको कप सोसर का बास्केट मिल जाएगा, आपको थाली का बास्केट मिल जाएगा, कटलरी का बास्केट मिल जाएगा, बना बनाया आता है। उसके अलावा अगर आप टेंडम की बात करें तो उसमें क्या होता है, साइड की चैनल्स आती हैं, साइड की ड्रॉअर मैकेनिज्म आती है, उसका बेस और बैक अपने को घर पे कस्टमाइज बनाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अपने को दोनों का मिक्सचर यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इंडियन किचन्स के अंदर आपको कटलरी रहेगी तो उसमें वजन कम रहेगा। आपको चम्मच रखनी है, छुरे रखने हैं, उसके अंदर इतना वजन नहीं होता। तो आप अगर उसको नॉर्मल अपनी टेलीस्कोपिक चैनल लगा के स्टील की कटलरी लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। ऐसे कैसे थाली के अंदर भी सेम सिस्टम है। लेकिन अगर आपको अपने बड़े डिब्बे रखने हैं, कुकर रखना है या इस तरह के हैवी यूटेंसिल्स रखने हैं, वहां पे अगर आप वायर बास्केट लगा दोगे तो चैनल उसका लोड नहीं ले पाएगी और वो झूल जाएगी। तो ऐसे में वहां पे अपने को टेंडम ड्रॉर्स काम आती है, क्योंकि उसके अंदर वेट लोड कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और साथ में उसकी स्मूथनेस और फंक्शनिंग भी ज़्यादा रहती है। और सबसे मेन बात क्या है कि उसकी विड्थ जो है उसको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली वायर बास्केट की लिमिटेशन है कि उसकी साइज हाईएस्ट अपन 24 बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अपन टेंडम बॉक्स की बात करें तो उसकी साइज को आप 30, 33, 36 तक ले सकते हो। और जो आरसीटेक आ रहा है हार्टेटिक का, उसके अंदर 4 फीट तक का आप ड्रॉअर मैकेनिज्म बना सकते हो। तो बड़ा मैकेनिज्म लेना है तो टेंडम लेना है, हैवी सामान रखना है तो टेंडम लेना है, हल्का सामान रखना है, नॉर्मल सामान रखना है तो आपको वायर बास्केट लेना है। ऐसा करने से आप अपना बजट भी बचा पाओगे, क्योंकि वायर बास्केट अमूमन 50% ऑफ द टेंडम कॉस्ट में आ जाती है। तो बजट भी आपका सेव हो गया और आपका पर्पज भी सॉल्व हो गया। तो आपको कहना है कि अगर हल्का मटेरियल जैसे स्पून वगैरह हो गया तो वायर बास्केट इज इनफ। बड़ी बड़े बर्तन रखने हैं, प्लेट रखने हैं, कप प्लेट, कांच के आइटम है, ये सब रखने हैं, तो आपके हिसाब से टेंडम बास्केट ज्यादा बेटर है, राइट? टेंडम में कुछ ऐसा है कि किस कंपनी का लेना चाहिए, या आपकी कोई फेवरेट कंपनी हो? मतलब ये ऑफ कोर्स पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट वैसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ देखो, इसके अंदर ऐसा होता है कि मैं ना इसमें मेरा ओपिनियन ये रहता है कि कस्टमर का बजट का हमें ध्यान रखना चाहिए, पॉकेट जो अलाउ करे वो लेना चाहिए। तो हमने क्या कुछ सिलेक्शन किया। वैसे इकोनॉमिक बिल्कुल आप लेना चाह रहे हो तो एवरशाइन एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, स्लीक है जिसके अंदर इकोनॉमिक रेंज में, लरांजा है, अच्छे ब्रांड है जिसमें आपको इकोनॉमिक कॉस्ट में मिल जाएगा। 2-2.5 हज़ार रुपये की रेंज में आपको टेंडम ड्रॉर्स मिल जाएंगी। मैक्सिमम 3 हज़ार में आपको सारी साइजेस मिल जाएंगी। अगर आप वहीं आप थोड़ा सा बजट अपना अच्छा है तो मीडियम ग्रेड के अंदर आप कुछ ब्रांड्स जैसे एप्को हो गया उसके ऊपर जा सकते हो। तो उसके काफ़ी अच्छे टेंडम ड्रॉर्स आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बजट वाइज 3,500 रुपये से ऊपर जाएगा। अगर आपका बजट और अच्छा है तो फिर आप हेटिक हैफले के ऊपर जा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड का सिलेक्शन अपने पॉकेट के हिसाब से कर सकते हो। सभी ब्रांड्स के अंदर जो है वारंटी अपने को 5 ईयर्स अप ही मिल रही है। तो ऐसे में आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। आपको कभी भी अगर प्रॉब्लम आती है आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो। ओके, गॉट इट। इसके अलावा किचन में, चलो ये तो हमने मोटा मोटा जो भी चीज़ें लगेंगी उनकी बात कर दी। किचन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किचन की लाइटिंग। लाइटिंग के बारे में आपके क्या विचार है? मुझे किस कलर की लाइटिंग लगानी चाहिए, कौन सी लाइट लगानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, लाइटिंग के अंदर किचन बाकी सब एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 2-3 तरह की लाइट रहती है। बेसिकली एक होती है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का मतलब हो गया आपको जो रूम को इल्यूमिनेट कर रही है उसको अपन जनरल लाइटिंग बोलेंगे। तो इसके अंदर अगर आप फॉल सीलिंग बना रहे हो तो आपको ऑब्वियसली कंसील लाइट यूज़ करनी पड़ेगी, पैनल लाइट यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर आजकल जो सिलेंड्रिकल यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे सरफेस वगैरह लाइट लगा सकते हो, आप प्रोफाइल लाइट्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करें टास्क लाइट की, बेसिकली टास्क लाइटिंग उसको बोला जाता है जो आपको टास्क करते टाइम लाइटिंग प्रोवाइड कर रही है। तो काउंटर टॉप के ऊपर उजाला सफिशिएंट रहे उसके लिए आप अंडर कैबिनेट लाइटिंग जरूर काम में लें। तो उसके लिए आप चाहो तो मैग्नेटिक वाली लाइट काम में ले सकते हो, फिर प्रोफाइल भी लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको आपका डिज़ाइन कैसा है, या फिर आपको आपके पास में कंटिन्यूएशन में कैबिनेट मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। बाकी आप टास्क लाइटिंग जरूर करें अपने किचन के अंदर। वर्कटॉप के ऊपर सफिशिएंट उजाला आएगा तो आपको प्रिपरेशन करने में, कटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। या फिर कोई किचन में काम करते टाइम कोई कीड़ा वगैरह आ गया तो वो आपको नजर आ जाएगा।
इसके अलावा तीसरी टाइप की लाइटिंग होती है डेकोरेटिव लाइटिंग। तो डेकोरेटिव लाइटिंग का भी अपने को खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ किचन के अंदर कोई ब्रेकफास्ट टेबल आप प्लान करने वाले हो या फिर कोई वॉल अपने को मिल रही है जहाँ पे आप डेकोरेटिव एलिमेंट यूज करने के लिए कोई हैंगिंग लाइट या फिर कोई शैंडलियर टाइप का आप यूज कर सकते हो। तो 3 तरह की लाइटिंग का अपने को बेसिकली बैलेंस करना चाहिए। आपका जनरल लाइटिंग हो गया, एक आपका टास्क लाइटिंग हो गया और तीसरा आपका डेकोरेटिव लाइटिंग हो गया। और जो टास्क लाइटिंग आपने कहा उसमें वार्म वाइट में लूँ, कूल वाइट में लूँ या न्यूट्रल वाइट में लूँ? मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि उसके अंदर अपने को न्यूट्रल में लेना चाहिए, क्योंकि देखो वार्म वाइट जो होता है थोड़ा सा येलोइश शेड में जाता है, तो उसके अंदर टास्क करने में अपने को विजिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप न्यूट्रल में जाओगे तो आपको अच्छा दिखेगा मटेरियल, तो वो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। ओके, गॉट इट। ठीक है। लाइट के बिल्कुल नीचे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है अपनी वैक्स स्प्लैश टाइल, जिनको डायरो टाइल्स भी कहा जाता है, राइट? उसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस है और आपके हिसाब से आप अपने किचन में कौन सा लगाना चाहोगे? देखो बैकस्प्लैश के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। मतलब अगर आप मार्केट में देखने जाओगे और ऐसे ऐसे कल्चर को देखने जाओगे तो कई लोग चौकबोर्ड को भी बैकस्प्लैश की तरह काम में ले लेते हैं, जैसे चौकबोर्ड लगा लिया। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि आपका जो काउंटर टॉप का मटेरियल है उसी को बैकस्प्लैश में काम में ले लेते हैं। जैसे आपका क्वार्ट्ज लगाया तो क्वार्ट्ज ही आपने पीछे ले लिया, ग्रेनाइट लगाया तो ग्रेनाइट ही पीछे ले लिया। या फिर मोस्ट पॉपुलरली जो काम आता है वो टाइल्स काम आती है। तो टाइल्स जो है वो मेरे हिसाब से भी सबसे परफेक्ट ऑप्शन है वहाँ के लिए, क्योंकि आजकल जो साइज है 2x4 या 2x2 का साइज परफेक्टली अवेलेबल है जो आपकी बैकस्प्लैश की साइज को मैच करता है, तो वेस्टेज भी नहीं होगा और सबसे इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। तो टाइल्स के अंदर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको जाना है ट्रेडिशनल लुक में तो उस तरह की टाइल्स भी आपको मोरक्कन वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा मॉडर्न लुक में जाना है तो आपको उस तरह के टाइल्स भी मिल जाएंगे। या फिर आजकल जो नैनो टाइल्स चल रहे हैं, यानी कि हेक्सागोनल पैटर्न में चल रहे हैं या फिर जो ब्रिक वाले पैटर्न में चल रहे हैं, उस तरह के टाइल्स भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे हिसाब से टाइल्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके अंदर आप सिलेक्शन अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आप किस थीम का किचन प्लान कर रहे हो। इसमें मैंने पता है एक और चीज़ देखी है, खासकर जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह चलती रहती है, बहुत सारे लोग लक्कड़ ग्लास भी कर रहे हैं यूज इन बैकस्प्लैश टाइल, राइट? क्या वो सही है आपके हिसाब से? देखो लेकर्ड ग्लास अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा यूज़ करते वक्त, क्योंकि अगर आप समझो कि वो बैक पे अड़ गया तो उसका ब्रेकिंग का चांस बहुत ज़्यादा है। हालांकि बैकस्प्लैश टाइम हालांकि जो लेकर्ड ग्लास रहता है वो लगता काफ़ी खूबसूरत है और उसका जो लुक आता है वो काफ़ी प्रीमियम आता है। उसके अंदर होता ये कि आपका जो ग्लास है उसका फर्मा पहले बनाया जाता है, आपके स्विच बोर्ड वगैरह के हिसाब से उसकी कटिंग की जाती है और उस फर्मे के हिसाब से ग्लास को कट करके बैक पे पेंट किया जाता है, उसको लगा दिया जाता है टाइल्स की जगह, मतलब बैकस्प्लैश की जगह पे। उसका लुक काफ़ी खूबसूरत आता है, लेकिन उसका बजट भी उस हिसाब से काफ़ी महंगा रहता है। तो लगभग लगभग आप मान के लो टाइल्स से अगर 10 गुना कॉस्ट उसकी पड़ेगी अपने को। तो इसलिए आपको केयरफुली चूज करना चाहिए, आपका बजट कितना है उस हिसाब से आपको लेकेड ग्लास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने हर चीज़ जान ली कि क्या चीज़ कैसे से लगनी चाहिए, लेकिन एक और बड़ी दिक्कत आती है कि अगर मेरी किचन की दीवार में सीलन आ रही है और जैसा भी नहीं पाइप वगैरह सारे सीजनल है कि बारिश होती है तो हल्की सी दीवार मॉइस्चर पकड़ लेती है, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मटेरियल बदलूं, कुछ ट्रीटमेंट कराऊं या क्या करना चाहिए मुझे किचन में अपने? तो किचन में सीलन आ रही है तो सीलन से रिलेटेड प्रॉब्लम टर्माइट की भी रहती है, क्योंकि जहाँ सीलन होगी वहाँ टर्माइट का अटैक भी नेचुरली ज़्यादा होने वाला है। तो आपको दोनों ही बातों को कंक्लूड करते हुए मैं आंसर कर देता हूँ उसके लिए। तो जैसे आपके यहाँ सीलन की प्रॉब्लम है तो बेसिकली जो सीलन रहती है, अगर आप प्लाईवुड डायरेक्टली कनेक्शन में आएगा सीलन की तो खराब होगा ही होगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए आपको कि जो मरीन कोट एक प्रोडक्ट आता है बेसिकली, उसके ऊपर क्या होता है, प्लाई के ऊपर अगर आप मरीन कोट पहले कर दो ना तो आपकी नॉर्मल प्लाई भी तो उसके अंदर वाटर प्रूफिंग क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा। तो वो आप एक यूज़ कर सकते हो आपकी बेस के ऊपर। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि वुड प्रोटेक्टर शीट्स आती हैं 2 mm की, सेलो कंपनी की भी आती है, वैसे भी आती है बबल शीट जिसको अपन बोलते हैं। तो वो आप पहले पेस्ट कर दो अपनी दीवार के ऊपर, उसके बाद अपना कैबिनेट लगाओ। तो उससे क्या होगा कि एक गैप क्रिएट हो जाएगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा, तो आपको कभी भी कैबिनेट जो है डायरेक्टली मॉइस्चर के कंटेंट में नहीं आएगा। उससे आपका टर्माइट से भी आपको सेफ्टी मिलेगी और मॉइस्चर से भी सेफ्टी मिलेगी। तो ये 2 काम आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके यहाँ आपको ऐसा लग रहा है तो आप पीवीसी बोर्ड के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। आप पीवीसी बोर्ड का बेस बैक साइड ले लीजिए सिर्फ। और एक इसके अलावा मॉड्यूलर में अगर आप जा रहे हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि मॉड्यूलर फर्नीचर में जो बैक आती है हमेशा वॉल से दूर आती है। बेसिकली जो मॉड्यूलर का स्ट्रक्चर बना होता है वो इस तरह का रहता है कि उसका जो बैक रहेगा वो 6 mm रहेगा, बाकी सारा 19 mm रहेगा, तो वो थोड़ा सा अंदर रहता है। तो वहाँ पे आपको मॉइस्चर से कैबिनेट खराब होने की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान रख के अपना सेफ्टी रख सकते हो। राइट, आई थिंक इसके साथ ही हमने जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे किचन में वो कवर कर दिए और बड़ा ही पावर पैक्ड टाइप का पॉडकास्ट रहता हमारा। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे आपसे सुनने को मिली। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है जो ये देख रही है उनको भी बहुत कमाल की वैल्यू मिली होगी। तो सबसे पहले तो मेरी और मेरी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतनी कमाल की जानकारी दी।
तो मैं सर का जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो नीचे दे दूंगा। अगर आप किचन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट का अंत यही करूंगा। अब लेकिन हमारे और भी पॉडकास्ट प्लान आपके साथ, तो अगले एपिसोड में हम उसका शूट करेंगे। तो गाइज ये एक एपिसोड था, सर के साथ हमारे और एपिसोड भी आने हैं किचन को लेके। तो स्टे ट्यून एंड गुड बाय। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस समझ भी आया होगा। फिर भी ऐसा हो सकता है आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछे और वहां पर मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाने का प्लान कर रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करो, सीधे आप हमारी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी टीम आपका पूरे घर के इंटीरियर डिजाइन कर सकती है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट या अपनी नॉर्मल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।